हे गाइस व्हाट्स अप, कैसे हैं आप सभी लोग। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका आज के इस अमेजिंग से सेशन में। हम लोग यहां पर आ गए आरटीपी स्पेशल सैटरडे में, और आज यहां पर सीए इंटरमीडिएट में टैक्सेशन की आरटीपी यहां पर मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। लेकिन डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ चीजें बता देता हूं। यह है आपकी एकाग्रता की इंडिया की मोस्ट बिलवेड सीए टीम, बाहुबली टीम। आप लोग इन क्यूआर कोड्स को स्कैन करोगे तो आपको वर्चुअल लाइब्रेरी के लिंक्स मिल जाएंगे। बाकी एक बहुत ही बढ़िया चीज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, वो मैं अभी आप लोगों को दिखाऊंगा। अगर आप लोग सीए फाउंडेशन या इंटरमीडिएट की तैयारी कर रहे हो, तो जैसे अगर मान लो आप सितंबर 25 या जनवरी 26 के लिए सीए इंटरमीडिएट की तैयारी कर रहे हो, तो हम लोगों का ये बैच 17 मार्च से स्टार्ट हो चुका है। आप इसका सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, अभी भी इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो। और अगर आप किसी सीए फाउंडेशन के स्टूडेंट को जानते हो तो आप उन्हें बता सकते हो कि हम लोगों का बैच 1 अप्रैल 2025 से स्टार्ट हो चुका है। और मजे की बात है कि 22 अप्रैल 2025 को वी आर पुटिंग एन एंट्री पॉइंट। एंट्री पॉइंट का मतलब क्या हो गया कि चारों एजुकेटर्स अपने अपने सब्जेक्ट्स में ऐसा टॉपिक स्टार्ट करवाएंगे जो कि नया टॉपिक होगा 22 अप्रैल को, और उसका पुराने किसी भी टॉपिक से कोई कनेक्शन नहीं होगा। तो वी विल हेल्प यू क्रिएट अ प्रॉपर टाइम टेबल जिससे आप अपना बैकलॉग कवर कर पाओगे एंड एवरीथिंग। तो अगर आप किसी सीए फाउंडेशन के स्टूडेंट को जानते हो तो आप उनको बता सकते हो कि 22 तारीख से भी वो लोग बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। अब ये एकाग्रता का सब्सक्रिप्शन कैसे लिया जाएगा, तो उसके लिए आपको सिंपली अड्डा 24/7 की वेबसाइट पर आना होगा। वेबसाइट पर आने के बाद आपको ऑल कोर्सेज पर क्लिक करना होगा, एकाग्रता सीए पर क्लिक करना होगा, सीए इंटरमीडिएट पर जाना होगा, सीए इंटरमीडिएट पर यहां पर क्लिक कर दोगे, और फिर जब आप यहां पर व्यू ऑल करोगे तो आपको सारे के सारे प्रोडक्ट्स दिख जाएंगे। तो आई वुड ऑलवेज रिकमेंड महापैक प्रो, क्योंकि महापैक प्रो में आपको सभी एजुकेटर्स की एक्सेस मिल जाती है, सभी एजुकेटर्स की हार्ड कॉपीज ऑफ द बुक्स भी मिलती हैं, और आप एक स्ट्रक्चर्ड टाइम टेबल के साथ प्रॉपर तरीके से अपनी पढ़ाई को कर पाते हो। बाकी अगर आपका इंडिविजुअल एजुकेटर्स का सब्सक्रिप्शन लेने का मन है तो वो भी आप लोग यहां पर ले सकते हो, अवेलेबल वो भी है। ठीक है, ऑलराइट, हम लोग आगे चलते हैं। तो ये अभी मई 25 वाले स्टूडेंट्स के लिए टेस्ट सीरीज चल रही है, फ्री टेस्ट सीरीज चल रही है। तो ये उसका शेड्यूल है, इसे आप लोग यहां पर देख सकते हो। ये हम लोगों के एकाग्रता का के प्राइसेस हैं, और अभी अगर आप लोग सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको 10% का डिस्काउंट भी मिल जाता है। ऑलराइट, मैं आपको एक और चीज यहां पर दिखाना चाहता हूं। ठीक है, आई वॉन्ट टू शो यू वन मोर थिंग, कि अगर आप एकाग्रता सीए के यूट्यूब चैनल पर आओगे, ठीक है, अगर आप ये एकाग्रता सीए के यूट्यूब चैनल पर आओगे तो एकाग्रता सीए में जब आप यहां पर प्लेलिस्ट पर क्लिक करोगे, ठीक है, प्लेलिस्ट में क्लिक करने के बाद आपको देखो यहां पर दिखेगी रिवीजन सीरीज, और यहां पर आपको टैक्सेशन की रिवीजन सीरीज दिखेगी, दिखाई दे रही है, सीए इंटर टैक्सेशन प्लेलिस्ट में 25। ठीक है, इस टैक्सेशन की रिवीजन सीरीज पर जब आप लोग आओगे तो आपको हर चैप्टर की डिटेल्ड रिवीजन सीरीज यहां पर देखने को मिल जाएगी। ठीक है, मतलब हर चैप्टर का डिटेल्ड रिवीजन मैंने यहां पर आप लोगों के सामने किया हुआ है, तो इसको आप लोग देख सकते हो। मतलब कभी अगर मान लो आपका मन कर रहा है कि यार ये वाले चैप्टर में कुछ कंफ्यूजन है या क्या है, तो वो सारी की सारी चीजें आप लोगों को यहां पर मिल जाएंगी। ईच एंड एवरी चैप्टर हैज बीन कवर्ड ओवर हियर, तो आप लोग उसको यहां से देख सकते हो। फ्री ऑफ कॉस्ट कलर्ड पीडीएफ नोट्स वगैरह भी हैं, तो एवरीथिंग इज देयर, तो आप लोग ये रिवीजन सीरीज यहां पर देख सकते हो। ठीक है, ऑलराइट, हम लोग अपने आरटीपी वाले सेशन पर आज आ जाते हैं। तो मई 25 के लिए आईसीएआई ने आरटीपीज इशू कर दिए, ठीक है ना। मई 25 के लिए आईसीएआई ने आरटीपी इशू कर दिए, तो टैक्सेशन की आरटीपी हम लोग यहां पर डिस्कस करेंगे। ऑफ कोर्स मैं पूरी की पूरी आरटीपी डिस्कस नहीं करूंगा, लेकिन मैं केस बेस्ड एमसीक्यूज डिस्कस जरूर करूंगा। ठीक है, क्योंकि इनकम टैक्स और जीएसटी में जो केस बेस्ड एमसीक्यूज होते हैं वो काफी कॉम्प्रिहेंसिव टाइप के आते हैं, और उनके सॉल्यूशंस भी आरटीपी में नहीं दिए हुए होते हैं। ठीक है, बस एक फाइनल आंसर क्या आएगा वो दिया हुआ होता है, लेकिन जो एक्चुअल सॉल्यूशन जो वर्किंग वगैरह है वो यहां पर नहीं दी हुई होती है। राइट, तो दिस इज समथिंग दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे। इसी में हम लोगों का आराम से 1 सवा घंटा लग जाएगा, क्योंकि केस बेस्ड एमसीक्यूज को डिस्कस करने में काफी टाइम लगता है। हम लोग एक इनकम टैक्स वाला केस डिस्कस करेंगे और एक जीएसटी वाला केस हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो, तो सबसे पहले इनकम टैक्स का केस बेस्ड एमसीक्यू हम लोग डिस्कस करते हैं। आप लोग कमेंट सेक्शन में कर दो बूम, और वीडियो को कर दो लाइक। देखो, सबसे पहला इनकम टैक्स का केस बेस्ड एमसीक्यू ये रहा आपके सामने। लेट्स सी। Mr. Raj, aged 38 years, an Indian citizen, is carrying on manufacturing business in Canada. ठीक है, तो he is a citizen of India, but he is carrying on a manufacturing business in Canada. He frequently visits India for business purpose on a regular basis. He was in India for the first time in the year 21-22 for 190 days. तो पहली बार इंडिया कौन से साल में आया? प्रीवियस ईयर 21-22 में आया, 190 दिनों के लिए। In the year 22-23 for 145 days and in the year 23-24 for 155 days. ठीक है, तो 23-24, 22-23 और 21-22 का मतलब हमारा जो साल है 24-25, उससे पिछले 3 सालों का डेटा यहां पर आपको दिया हुआ है। ठीक है, हमारा जो साल है वो तो 24-25 है ना, तो उससे पिछले 3 सालों का डेटा यहां पर दिया हुआ है, 23-24, 22-23 और 21-22। ठीक है, 3 सालों का डेटा दिया, 20-21 का डेटा नहीं दिया। ओके, लेकिन क्योंकि यहां पर लिखा हुआ है कि 21-22 में ही केम टू इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम, तो हम लोग 20-21 में क्या मानेंगे? 20-21 में हम लोग मानेंगे कि वो 0 डेज के लिए था,
है ना, 20-21 में हम लोग मानेंगे कि वो 0 डेज के लिए था। आफ्टरवर्ड्स, अच्छा उसके बाद क्या है, ये तो हो गया, यहां तक हो गया। Afterwards, he decided to close his business in Canada and shift permanently in India. फिर उसने सोचा कि यार कनाडा में पूरा अपना बिजनेस बंद करो और परमानेंटली इंडिया में आके शिफ्ट हो जाते हैं, ठीक है, परमानेंटली इंडिया में आकर शिफ्ट हो गया। फिर क्या हुआ, सो ही केम टू इंडिया ऑन 1 नवंबर 24 एंड स्टार्टेड बिजनेस इन मुंबई, ठीक है। तो ये इंडिया कब आया, 2024 में ये इंडिया कब आया, ये 1 नवंबर 2024 को इंडिया आया और इसने मुंबई में अपना एक बिजनेस स्टार्ट कर दिया। His profits from business in Canada till 31st October 24 is 15 lakh rupees and from Indian business 5 lakh rupees. कनाडा वाले बिजनेस से 31 अक्टूबर 2024 के जो प्रॉफिट्स हैं वो 15 लाख रुपए थे। 31 अक्टूबर 2024 को इसने बिजनेस बंद किया ना, 1 नवंबर को इंडिया आ गया, तो 15 लाख रुपए का प्रॉफिट इसका 31 अक्टूबर 2024 तक का था। और उसके बाद जो इंडिया में मुंबई में इसने अपना बिजनेस स्टार्ट किया उससे इसको 5 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ, ठीक है। He does not own any house property in Mumbai and is staying in a rented accommodation from 1st November 24 and on a monthly rent of 20,000 rupees. Right? अब इसके पास खुद की कोई रेजिडेंशियल अकोमोडेशन नहीं है, तो ये किराए के मकान में रहता है। क्या ये नौकरी कर रहा है? नहीं। तो क्या इसको HRA मिल रहा है? नहीं। तो यहीं पर मुझे 80GG की बू आ गई, ठीक है। He made a donation of 50,000 rupees to PM CARES Fund and a donation of 20,000 rupees to Prime Minister's Drought Relief Fund by check during the previous year 24-25, ठीक है। 70,000 रुपए का इसने डोनेशन भी किया। 80G की बू आ रही है। He had purchased 10,009% debentures of ABC Private Limited in August 2020. He had purchased 10,009% debentures of ABC Private Limited in August 2020 at 150 rupees each. Fair value of each debenture is 100 rupees. He sold 2,500 debentures in April 24 at 175 rupees each and remaining 7,500 debentures in August 24 at 155 rupees each. Interest on debenture is due on 30th June and 31st December of every year. All right. Cost inflation indices आपको दिए हुए। Mr. Raj follows cash basis of accounting and wants to opt out of the default tax regime provided in section 115 BAC. ये भी ठीक बात, ठीक है। Based on the facts of the case scenario given above, choose the most appropriate answer to the following questions. देखो, what is the residential status of Mr. Raj for the previous year 24-25? ठीक है, सबसे पहला रेजिडेंशियल स्टेटस के बारे में हम लोग यहां पर बात करते हैं। तो मिस्टर राज 2024-25 में कब आया? 1 नवंबर को आया, ठीक है। 2024-25 में 1 नवंबर को आया। तो 2024-25 में ये कितने दिनों के लिए इंडिया में रहा? अच्छा, पहली बात तो ये कौन सी कैटेगरी में फॉल करेगा? ये कौन सी वाली कैटेगरी में फॉल करेगा? क्या ये कैटेगरी 3 में फॉल करेगा? यस, ये कैटेगरी 3 में फॉल करेगा, क्योंकि इज एन इंडियन सिटीजन जो साल के बीच में देश के बाहर से देश में आ रहे हैं, ठीक है। हम लोगों ने रेजिडेंशियल स्टेटस में 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया था सेक्शन 6(1) को। पहली कैटेगरी थी बैलेंसिंग फिगर, दूसरी कैटेगरी थी अगर आप इंडियन सिटीजन हो और साल भर में देश छोड़ के देश के बाहर जा रहे हो, या तो एम्प्लॉयमेंट के लिए या तो इंडियन क्रू के मेंबर की तरफ से जा रहे हो। कैटेगरीज 3 और 4 में हम लोगों ने बात की थी कि अगर आप इंडिया के बाहर से इंडिया में आ रहे हो, इफ यू आर एन इंडियन सिटीजन और यू आर अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, और आप इंडिया के बाहर से इंडिया में आ रहे हो, तो कैटेगरी 3 थी, क्या थी? कैटेगरी 3 थी कि अगर आपकी इंडियन इनकम यानी टोटल इनकम अदर देन फ्रॉम फॉरेन सोर्सेज, अगर आपकी टोटल इनकम 15 लाख से कम है तो आप कैटेगरी 3 में आ जाओगे। और अगर आपकी टोटल इनकम अदर देन इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेज, मतलब अगर आपकी टोटल इंडियन इनकम 15 लाख रुपए से ज्यादा है तो आप कैटेगरी 4 में आ जाओगे, ठीक है। तो ये क्लियरली कैटेगरी 3 में फॉल करेगा, क्योंकि इसकी इंडियन इनकम 15 लाख रुपए से कम है, इसकी इंडियन इनकम 5 लाख रुपए। जो कनाडा में ये बिजनेस कर रहा है वो इंडियन इनकम नहीं मानी जाएगी, है ना। एकदम सिंपल सी बात है भाई, तुम कनाडा में बिजनेस कर रहे हो तो तुम्हारी जो इनकम होगी वो भी कनाडा वाली इनकम मानी जाएगी, वो इंडियन इनकम नहीं मानी जाएगी, राइट। तो अब ये कैटेगरी 3 में फॉल करेगा, और कैटेगरी 3 में रेजिडेंट होने की सिर्फ एक ही कंडीशन है कि यू शुड हैव बीन इन इंडिया फॉर मोर देन 182 डेज, ठीक है। यू शुड हैव बीन इन इंडिया फॉर मोर देन 182 डेज, राइट। 182 डेज ये वाली चीज यहां पर हो जाती है। मुझे एक बात बताओ, क्या ये वाकई कैटेगरी 3 में आएगा? क्या ये वाकई कैटेगरी 3 में आएगा? ये कैटेगरी 1 में फॉल करेगा, ठीक है। ये कैटेगरी 1 में फॉल करेगा। क्यों? क्योंकि ये इंडियन सिटीजन है और ये आता जाता रहता है, ठीक है। ये इंडियन सिटीजन है और ये आता जाता रहता है। कैटेगरीज 3 और 4 उन लोगों के लिए होती हैं जो इंडिया के बाहर ही रहते हैं, है वो इंडियन सिटीजन या वो इंडिया के ओरिजिन वाले लोग हैं, लेकिन वो कैटेगरी 3 और 4 में तब आएंगे जब वो इंडियन सिटीजन या इंडियन ओरिजिन वाले लोग बाहर रहते हैं, उसके बाद इंडिया में आएंगे फिर बाहर जाएंगे, इंडिया में आएंगे फिर बाहर जाएंगे, इंडिया में आएंगे फिर बाहर जाएंगे, ठीक है। ये बंदा ऐसा तो है नहीं, ये सब कुछ बंद कर के वापस इंडिया में आ गया है, तो ये कैटेगरी 1 में फॉल करेगा।
ये कहां फॉल करेगा, ये कैटेगरी 1 में फॉल करेगा। और कैटेगरी 1 हमारी बैलेंसिंग कैटेगरी है, वो क्या कहती है कि या तो आप 182 डेज या उससे ऊपर के लिए इंडिया में रह लो, या अगर आप 182 डेज से ऊपर इंडिया में नहीं रहे तो आप एक काम करो, प्रीवियस ईयर 24-25 में आप 60 डेज से ऊपर इंडिया में रह लो, एंड साथ ही साथ उसके पिछले 4 सालों में आप 365 डेज या उससे ऊपर इंडिया में रह लो। ठीक है, तो अब यहां पर आओ देखते हैं 1 नवंबर 2024, 1 नवंबर 2024 से यहां तक 31 मार्च 2025 तक कितने दिन ये इंडिया में रहा। तो 30 दिन नवंबर के, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, कितने दिन हो गए, 151 डेज हुए। ठीक है, ये कितने दिन हुए, ये हुए आपके 151 डेज। तो क्या ये प्रीवियस ईयर 24-25 में 182 डेज से ऊपर इंडिया में रहा, नहीं। ठीक है, ये प्रीवियस ईयर 24-25 में 182 डेज से ऊपर इंडिया में नहीं रहा है, राइट। तो अब हम दूसरी चीज देखेंगे कि क्या ये 60 डेज से ऊपर रहा है इंडिया में, हाँ, तो ये 60 डेज से ऊपर तो रहा है। एंड क्या पिछले 4 सालों में ये 365 डेज से ऊपर है, क्या पिछले 4 सालों में ये 365 डेज से ऊपर है। तो पिछले 4 सालों में आप देखो 155 प्लस 145 प्लस 190 प्लस 0। ठीक है, क्या हो गया, 155 प्लस 145 प्लस 190 प्लस 0। क्या ये 365 डेज से ऊपर हुआ, यस, ये 490 हो गया। तो क्या ये बंदा रेजिडेंट हुआ, हाँ, ये बंदा रेजिडेंट हो गया। ठीक है, ये बंदा रेजिडेंट तो हो गया, ये कैटेगरी 1 में फॉल कर रहा है और ये बंदा रेजिडेंट हो गया। अब हमें देखना है कि ये ROR होगा या RNOR होगा। ठीक है, तो क्लियरली देख के पता चल रहा है कि RNOR है, लेकिन फिर भी एक बार मैं बात कर लेता हूं। ROR कब होता है, जब पिछले 10 में से 2 या 2 से ज्यादा साल के लिए ये रेजिडेंट था, एंड साथ ही साथ पिछले 7 सालों में से 730 या उससे ऊपर के दिनों के लिए ये इंडिया में था। ठीक है, तो ये तो साफ साफ पता चल रहा है कि क्योंकि ये पहली बार आया ही 2021-22 में था, तो प्रीवियस ईयर 24-25 से पिछले 7 साल अगर हम लोग देखते हैं तो पिछले 7 सालों में से 3 ही साल तो इंडिया में रहा थोड़ा बहुत, और वो भी 151 डेज रहा। ठीक है, या नहीं 490 डेज रहा ना, 155 प्लस 145 प्लस 190। तो प्रीवियस ईयर 24-25 से पिछले 7 सालों में अगर हम लोग देखेंगे तो सिर्फ 3 ही साल इंडिया में रहा, और वो भी कितने दिनों के लिए रहा, वो 490 डेज के लिए रहा। ठीक है, तो जो कंडीशन 1 थी, देखो रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेजिडेंट होने के लिए 2 कंडीशंस देखने की जरूरत होती है, 2 कंडीशंस को देखने की जरूरत होती है। सबसे पहली कंडीशन क्या हो जाती है, सबसे पहली कंडीशन होती है कि यू शुड बी अ रेजिडेंट इन एटलीस्ट 2 आउट ऑफ 10 प्रीवियस ईयर्स। ठीक है, पिछले 10 में से 2 या 2 से ज्यादा सालों के लिए रेजिडेंट था। और दूसरी कंडीशन क्या हो जाती है कि पिछले 7 सालों में से 730 डेज या उससे ऊपर के लिए इंडिया में था। अब दूसरी कंडीशन हम लोगों की फुलफिल ही नहीं हो रही है, क्योंकि पिछले 7 सालों में ये सिर्फ 490 डेज के लिए इंडिया में था। तो ये बंदा क्या हो जाएगा, ये बंदा हो जाएगा रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरीली रेजिडेंट। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरीली रेजिडेंट। ठीक है, ही विल बी रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरीली रेजिडेंट। ऑप्शन ए इज योर आंसर। ठीक है, ऑप्शन ए जो है ये आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आ गया ऑप्शन ए, रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरीली रेजिडेंट। ठीक है, अब आओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, What is the amount of capital gains chargeable to tax in the hands of Mr. Raj on sale of debentures for previous year 24-25? ठीक है, डिबेंचर्स की जो सेल होती है, डिबेंचर्स, इसके पास डिबेंचर्स भी थे ना, इसके पास 9% के डिबेंचर्स थे, ये देखो इसके पास ये 9% के डिबेंचर्स थे। He purchased 10,000 9% debentures of ABC Private Limited in August 2020 at 150 rupees each. Face value of each debenture is 100 rupees. He sold 2,500 debentures in April 2024 at 175 rupees each, and remaining 7,500 debentures in August 2024 at 155 rupees each. Interest on debenture is due on 30th June and 31st of December every year. अब ये interest on debentures वाली बात या जो भी debentures वाली बात है उसको बहुत ध्यान से सुनना। ठीक है, हम पहले बात करते हैं इन 2,500 डिबेंचर्स के बारे में जो इसने अप्रैल 2024 में बेचे एट द रेट ऑफ 175 रुपीज ईच। ठीक है, ये डिबेंचर्स लिस्टेड है या अनलिस्टेड है? क्लियरली ये डिबेंचर्स अनलिस्टेड है। कैसे पता चला अनलिस्टेड है? क्योंकि ये डिबेंचर्स एबीसी प्राइवेट लिमिटेड के, और जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती है वो तो कभी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हो नहीं सकती है, तो जो प्राइवेट लिमिटेड होगी वो हमेशा अनलिस्टेड ही होगी। तो ये अनलिस्टेड डिबेंचर्स है। ठीक है, अब अनलिस्टेड डिबेंचर्स के केस में अगर हम लोग बात करें तो पीरियड ऑफ होल्डिंग कितनी होनी चाहिए फॉर इट टू बी क्लासिफाइड एज शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट और लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट? अगर हम 23 जुलाई 2024 से पहले की बात कर रहे हैं तो 3 साल से ऊपर होनी चाहिए। ठीक है, अगर हम 23 जुलाई 2024 से पहले की बात कर रहे हैं तो फिर 36 मंथ्स की पीरियड ऑफ होल्डिंग होनी चाहिए। ठीक है, जो पीरियड ऑफ होल्डिंग है वो 36 मंथ्स की होनी चाहिए फॉर द डिबेंचर टू बी क्लासिफाइड एज अ लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट, राइट। अगस्त 2020 में खरीदा था, 2024 में बेच रहे हैं, क्लियरली 36 मंथ से तो ज्यादा की पीरियड ऑफ होल्डिंग हो ही गई है।
ठीक है, अगर 2020 में खरीदा 2024 में बेच रहे हो तो क्लियरली 36 मंथ से ज्यादा की पीरियड ऑफ होल्डिंग हो गई है, तो दिस इज क्लियरली अ लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। तो ये जो 2500 डिबेंचर्स हम लोगों ने बेचे अप्रैल 2024 में, दीज आर लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट एंड ऑब्वियसली ये जो अगस्त 2024 में भी बचे हुए 7500 डिबेंचर्स हम लोगों ने बेचे, ये भी क्लियरली लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि भाई कैपिटल गेन किस तरह से निकाला जाएगा, ठीक है। तो डिबेंचर्स के केस में क्या होता है, डिबेंचर्स के केस में आपको इंडेक्सेशन बेनिफिट नहीं मिलता है, ठीक है। ध्यान से सुनना मेरी बात, ध्यान से क्या सुनोगे आप लोग मेरी बात, कि आफ्टर 23 जुलाई 2024 इवन इफ अ डिबेंचर हैज बीन हेल्ड फॉर मोर देन 24 मंथ्स, क्योंकि 23 जुलाई 2024 के बाद जो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म वाले क्लासिफिकेशन है वो क्लासिफिकेशन चेंज हो गया। शॉर्ट टर्म मतलब शॉर्ट टर्म 24 महीने से कम, देखो जो लिस्टेड शेयर्स, लिस्टेड इक्विटी फंड्स हैं, जीरो कूपन बॉन्ड्स हैं, उन लोगों के लिए तो 12 महीने का ही है कि 12 महीने से कम होगा तो शॉर्ट टर्म, 12 महीने के बाद होगा तो लॉन्ग टर्म। लेकिन बाकी सारे एसेट्स के लिए बिफोर 23 जुलाई 2024 हम लोगों को ये देखना होता था कि ये 2 साल का है या 3 साल का है। लेकिन ऑन और आफ्टर 23 जुलाई 2024 हर कैपिटल एसेट अगर 2 साल से कम में बेचा गया है तो फिर शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट होगा, अगर 2 साल के बाद बेचा गया है तो फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट होगा, ठीक है। लिस्टेड शेयर्स, यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स और जीरो कूपन बॉन्ड्स, इनके लिए वो ये 12 महीने वाला पीरियड है, राइट। तो अब मुझे आप एक बात बताओ कि ये जो डिबेंचर्स है, ये जो डिबेंचर्स है जो अप्रैल 2024 में बेचे, ये 36 महीने के ऊपर बेचे गए, तो ये भी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। और 23 जुलाई 2024 के बाद यानी अगस्त 2024 में बेचे गए, अगस्त 2024 में बेचे गए, तो यहां पर भी 36 महीनों के बाद बेचे गए, या हम कह सकते हैं यहां पर 24 महीनों के बाद बेचे गए, तो ये भी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है। लेकिन यहां पर एक रूल और लगाया गया, सेक्शन 50AA को अमेंड किया गया, ठीक है। सेक्शन 50AA आया था 1 अप्रैल 2023 से, और ये स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड्स और मार्केट लिंक्ड डिबेंचर्स के बारे में बात करता था, ठीक है। स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड्स कौन से, जो मेजर पैसा अपना डेट में डालते हैं, और मार्केट लिंक्ड डिबेंचर्स कौन से डिबेंचर्स जिनमें मार्केट के बेसिस पर रिटर्न मिलता है, ठीक है। दिस वॉज अ सेक्शन दैट केम इनटू इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2023, जो ये कहता था कि चाहे आप स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड्स बेचो यानी डेट म्यूचुअल फंड्स बेचो या आप मार्केट लिंक डिबेंचर्स बेचो, इनसे अराइज होने वाला जो गेन होगा वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ही होगा, चाहे आपने एसेट कितना भी पुराना क्यों ना खरीदा हुआ है, राइट। और इसी सेक्शन में ये जो सेक्शन 50AA है, इसमें 23 जुलाई 2024 से एक अमेंडमेंट किया गया था और यहां पर नॉर्मल डिबेंचर्स को भी ऐड कर दिया गया। Not just market linked debentures, not just market linked debentures, not just debt mutual funds, कोई भी डिबेंचर अगर होगा, अगर आपने 23 जुलाई 2024 के बाद बेचा तो उसको हमेशा शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट की तरह से ही ट्रीट किया जाएगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स पीरियड ऑफ होल्डिंग। मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर कोई भी डिबेंचर आप 23 जुलाई 2024 के बाद बेचोगे तो उसको हमेशा शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट ट्रीट किया जाएगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ द पीरियड ऑफ होल्डिंग। लेकिन अगर आपने कोई डिबेंचर 23 जुलाई 2024 के पहले बेचा तो डिपेंडिंग ऑन इट्स पीरियड ऑफ होल्डिंग इट विल बी क्लासिफाइड एज शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। लेकिन मजे की बात यह है कि इवन इफ यू सेल अ डिबेंचर बिफोर 23 जुलाई 2024 एंड इट इज अ लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट, देन ऑल्सो इंडेक्सेशन बेनिफिट विल नॉट बी अवेलेबल टू द डिबेंचर्स, ठीक है। इंडेक्सेशन बेनिफिट इज नॉट अवेलेबल टू द डिबेंचर्स, राइट। तो अब यहां पर क्या हुआ कि हम लोगों ने 9% डिबेंचर्स बेचे, कितने बेचे, 2500 डिबेंचर्स बेचे अप्रैल 2024 में। अब अप्रैल 2024 कब आता है, 23 जुलाई 2024 से पहले आता है, राइट। तो अब यहां पर इनकी फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन विल बी 2500 इंटू 175, ठीक है। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन विल बी, हम पहले यहां पर कैपिटल गेन्स के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, कैपिटल गेन्स के बारे में बात कर रहे हैं। व्हाट इज द फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, पहले अप्रैल 2024 वाली, अप्रैल 2024 वाली हम लोग बात करते हैं। तो व्हाट इज फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन इज 175 इंटू 2500। तो व्हाट इज द फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, 175 इंटू 2500, दिस इज 437,500, 437,500, ठीक है। दिस इज व्हाट, दिस इज 4,37,500। एक मिनट देना बस आप लोग मुझे, दिस इज 4,37,500 रुपीज, ये आया आपका। और उसके बाद आपको इसमें से कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को माइनस करना होगा, इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। भले ही 23 जुलाई 2024 से पहले बेचा जा रहा है,
भले ही 36 महीने से ज्यादा की पीरियड ऑफ होल्डिंग है, भले ही ये लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट की तरह से क्लासिफाई किया जाएगा, इससे अराइज होने वाला गेन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा, लेकिन इस पर कोई भी इंडेक्सेशन बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आप इसमें से माइनस करोगे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। 2500 डिबेंचर्स कितने में खरीदे थे? 2500 डिबेंचर्स खरीदे थे फॉर 150 रुपीज ईच, 150 रुपीज ईच। ठीक है, 2500 इंटू 150 ये आता है आपका 3,75,000, 3,75,000। और अब जो आपका गेन आएगा वो आएगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, 437,500 माइनस 375, दिस इज 62,500, दिस इज योर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। ठीक है, दिस इज योर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो अप्रैल 2024 में जो बेचा, इवन दो इट वाज सोल्ड बिफोर 23 जुलाई 2024, बट स्टिल इट विल बी क्लासिफाइड एज अ लॉन्ग टर्म कैपिटल, बट स्टिल इंडेक्सेशन बेनिफिट विल नॉट बी अवेलेबल। ठीक है, उसके बाद अब हम लोग यहां पर बात करेंगे अगस्त 2024 में जो बेचा, अगस्त 2024 में जो बेचा। तो इसमें मैंने बात की कि सेक्शन 50AA में अमेंडमेंट ले आए थे ये लोग, और वहां पर बोला गया था कि कोई भी डिबेंचर अगर आप बेचोगे, चाहे कितनी भी पीरियड ऑफ होल्डिंग हो, उसको हमेशा शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट ही माना जाएगा। ठीक है, उसको हमेशा शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट ही माना जाएगा। तो पहले मैं फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन देखूं, व्हाट इज द फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन? 7,500 इंटू कितने में बिका? रिमेनिंग 7,500 डिबेंचर्स इन अगस्त 2024 फॉर 155 रुपीज ईच। तो ये 155 आ गया, माइनस कर देते हैं इसमें कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन तो सेम ही रहेगी 150। ठीक है, बस बेचा अलग अलग डेट्स पर है ना, खरीदे तो सारे 10,000 एक ही दिन पे थे। 7,500 इंटू 155 या 1162,500, 1162,500। उसके बाद 7,500 इंटू 150, दिस कम्स टू 11,25,000। ठीक है, दिस कम्स टू 11,25,000, राइट। तो m प्लस 1162,500 माइनस दिस कम्स टू 37,500। भले ही ये 36 महीने से ज्यादा क्या 4 साल के आसपास की इनकी पीरियड ऑफ होल्डिंग हो चुकी है, बट स्टिल दीज विल बी कंसिडर्ड एज शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स, दीज विल बी कंसिडर्ड एज शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इस पे आया 62,500 रुपीज का, और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन इस पर आया 37,500 रुपीज का। नाउ एक चीज यहां पर दिमाग में जो आएगी वो ये आएगी, सर व्हाट अबाउट द इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स? क्वेश्चन में दिया है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स इज ड्यू ऑन 30th जून एंड 31st दिसंबर ऑफ एवरी ईयर। ठीक है, 30th जून और 31st दिसंबर ऑफ एवरी ईयर ये होता है। तो अब इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स के लिए हम लोग क्या देखते हैं कि क्योंकि यहां पर ये लिखा हुआ है कि मिस्टर राज फॉलोज कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, मिस्टर राज फॉलोज कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, तो क्योंकि ये कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग करते हैं, ठीक है, क्योंकि ये कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग करते हैं, तो इसलिए क्या होगा, इसलिए जितना इंटरेस्ट इनको मिलेगा उसी को रिकॉर्ड किया जाएगा, और जो भी इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स होगा वो एनीवे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जाएगा। ठीक है, उसके बारे में हम लोग अगले वाले पॉइंट में बात करेंगे। जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसमें ये पूरी ग्रॉस टोटल इनकम निकालने के लिए बोला है, तो उसमें हम लोग इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स के बारे में भी बात करेंगे, राइट। अभी के लिए आप बस इतना समझो कि जो भी इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स है वो आपका कैपिटल गेन्स का पार्ट नहीं बनेगा, दैट विल बी टैक्स्ड अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स विल बी टैक्स्ड अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, तो उसका कैपिटल गेन से कोई कनेक्शन नहीं है। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी, LTCG of 62,500, LTCG of 62,500 and STCG of 37,500, STCG of 37,500, ये आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 2 का आ जाएगा ऑप्शन डी आंसर। ठीक है, ये हो गया। अब आओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट विल बी द ग्रॉस टोटल इनकम ऑफ मिस्टर राज फॉर असेसमेंट ईयर 25-26। ठीक है, व्हाट विल बी द ग्रॉस टोटल इनकम ऑफ मिस्टर राज फॉर द असेसमेंट ईयर 25-26। ठीक है भाई, ग्रॉस टोटल इनकम निकालते हैं। तो अभी ग्रॉस टोटल इनकम अगर हम लोग निकालेंगे तो इसमें क्या आएगा, सबसे पहले तो पीजीबीपी, क्योंकि देखो इनकम फ्रॉम सैलरीज कुछ है नहीं, हाउस प्रॉपर्टी कुछ है नहीं, पीजीबीपी के बारे में बात करेंगे। अब पीजीबीपी में इसके 2 बिजनेसेस हैं, एक तो कनाडा वाला है और एक मुंबई वाला है। कनाडा वाले बिजनेस से इसको 15 लाख रुपए एक्रू हुए, लेकिन ये तो इंडिया के बाहर मिले। ये कौन है? ये नॉन रेजिडेंट, सॉरी नॉट ऑर्डिनरीली रेजिडेंट है। दिस गाय इज अ रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरीली रेजिडेंट। ठीक है, तो जो भी इनकम इंडिया के बाहर अक्रू होगी, इंडिया के बाहर वाले बिजनेस से होगी, वो तो इंडिया में टैक्सेबल नहीं होगी। यहां पर कई सारे लोग भूल जाएंगे कि ये रेजिडेंट है, नॉट ऑर्डिनरीली रेजिडेंट है। ठीक है, यहां पर कई सारे लोग इस 15 लाख को भी इंडिया में टैक्सेबल कर देंगे, पेट्रियोटिज्म जाग जाएगा ना। ठीक है, बट ये आपको याद रखना पड़ेगा कि दिस गाय इज अ रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरीली रेजिडेंट। ठीक है, तो ये 15 लाख रुपए जो कनाडा के बिजनेस से इनकम अक्रू हुई है ये टैक्सेबल नहीं होगी, लेकिन ये जो 5 लाख रुपए इंडिया के बिजनेस से अक्रू हुई है ये टैक्सेबल हो जाएगी। पीजीबीपी 5 लाख। कैपिटल गेन्स हम लोगों ने देखा, टोटल कैपिटल गेन्स हमारे कितने हुए 62,500 प्लस 37,500,
कितना आया 1 लाख। तो 1 लाख रुपए, तो 1 लाख रुपए के तो आपके कैपिटल गेन्स हो गए, 1 लाख रुपए के आपके कैपिटल गेन्स हो गए, ठीक है। और उसके बाद अब हम लोग बात करते हैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, ठीक है। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स के बारे में अभी हम लोग यहां पर बात करते हैं। तो मेरी बात अब ध्यान से सुनना आप लोग। इसने क्या किया, इसके पास टोटल 10 डिबेंचर्स थे, 10,000 डिबेंचर्स थे, ठीक है। इसके पास टोटल 10,000 डिबेंचर्स थे, कहां गया, इसके पास टोटल 10,000 डिबेंचर्स थे, ठीक। ये वाले डिबेंचर्स इसने अप्रैल 2024 में बेच दिए। कितने बेचे, 2,500 डिबेंचर्स इसने अप्रैल 2024 में बेच दिए, ठीक है। 2,500 डिबेंचर्स इसने अप्रैल 2024 में ही बेच दिए। तो इन 2,500 रुपयों पर जो भी इंटरेस्ट है वो अप्रैल 2024 तक ड्यू जो भी हुआ होगा, देखो ध्यान से मैं आपको बताता हूं। 1 अप्रैल 23, 1 अप्रैल 24, 31 मार्च 25, ठीक है। इंटरेस्ट कब कब अक्रू हो रहा है, इंटरेस्ट जून और दिसंबर में अक्रू हो रहा है, ठीक है। तो मान लो ये जून है, मान लो ये जून है और ये दिसंबर है, तो ये है जून 23 और ये है आपका दिसंबर 23, ठीक है। सिमिलरली ये है आपका जून 23 और ये है दिसंबर, सॉरी जून 24 होगा, ये जून 24 और ये है दिसंबर 24, ठीक है। अब आप देखो यहां पर एज ऑन 1 अप्रैल 2024 इसके पास कितने डिबेंचर्स हैं, इसके पास 10,000 डिबेंचर्स हैं, ठीक है। एज ऑन 1 अप्रैल 2024 इसके पास 10,000 डिबेंचर्स हैं, राइट। लास्ट इंटरेस्ट कब अक्रू किया था, लास्ट इंटरेस्ट आपको कब मिला था, 31 दिसंबर 2023 को इंटरेस्ट मिला था। मतलब इन 3 महीनों का इंटरेस्ट अभी अक्रू हो चुका है, इन 3 महीनों का इंटरेस्ट अभी अक्रू हो चुका है, मिला नहीं है, अभी अक्रू हो चुका है, ठीक है। लेकिन ये तो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग फॉलो करता है। तो जो अक्रूड इंटरेस्ट है, क्या ये इसको अपनी बिजनेस इनकम में मानेगा, क्या मतलब ये इसको अपनी आईएफओएस में मानेगा, नहीं। क्यों, क्योंकि ये कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग फॉलो करता है, ठीक है। तो भले ही आपको लास्ट में इंटरेस्ट कहां मिला था, 31 दिसंबर 2023 को मिला होगा, ठीक है। अब जनवरी, फरवरी, मार्च 3 महीनों का इंटरेस्ट यहां पर अक्रू हो चुका है। लेकिन क्या ये बंदा 1 अप्रैल 2024 को अक्रूड इंटरेस्ट वाली इनकम को रिकॉर्ड करेगा, द आंसर इज नो। अक्रूड इंटरेस्ट वाली इनकम को रिकॉर्ड नहीं करेगा, क्यों, बिकॉज ही इज रिकॉर्डिंग इन द कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। अब इसमें से क्या हुआ, जो 2,500 रुपए वाले डिबेंचर्स हैं, इसमें से 2,500 रुपए वाले डिबेंचर्स हैं, वो इसने अप्रैल में ही बेच दिए, वो इसने अप्रैल में ही बेच दिए। तो जब भी ये ऐसे डिबेंचर्स बेचे जाते हैं ना, तो मैं जिसको बेच रहा हूं, आप सोच के चलो, मैं इन 2,500 रुपए के डिबेंचर, इन 2,500 डिबेंचर्स पर इंटरेस्ट कमाने वाला था। लॉजिकली सोचना, मैं इन 2,500 डिबेंचर्स पर इंटरेस्ट कमाने वाला था। आप बोलोगे हाँ, राइट। अब अगर मैं इन्हें किसी को बेच देता हूं, तो वो बंदा जिसको मैंने बेचा है वो इंटरेस्ट कमाएगा, हाँ। लेकिन मैंने अगर उसको अप्रैल में बेचा है, तो यहां से लेकर यहां तक का इंटरेस्ट तो मुझे मिलना चाहिए ना, क्योंकि ये मैंने होल्ड करके रखा हुआ था। आप बोलो हाँ। तो मैं क्या करता हूं, यहां से यहां तक का जो भी इंटरेस्ट होता है उसको अपने सेलिंग प्राइस पे इंक्लूड कर लेता हूं। तो जिसको भी मैं यहां पर अप्रैल 2024 में बेच रहा हूं, उसी से मैं वो वाले पैसे ले लेता हूं, ठीक है, उसी से मैं वो वाले पैसे ले लेता हूं। ये तो हो गई एक बात। मुझे आप एक बात बताओ, अप्रैल 2024 में मैंने 2,500 डिबेंचर्स बेच दिए। अब क्या इन 2,500 डिबेंचर्स का जो भी इंटरेस्ट बनेगा वो क्या जून में मुझे मिलेगा? जो ये 2,500 डिबेंचर्स हैं जो मैं बेच चुका हूं, इनका इंटरेस्ट क्या जून में मुझे मिलेगा? तो द आंसर इज नो। मुझे कितनों का इंटरेस्ट मिलेगा? मुझे बचे हुए 7,500 डिबेंचर्स का इंटरेस्ट मिलेगा। तो मुझे जो बचे हुए 7,500 डिबेंचर्स हैं उनका इंटरेस्ट मिलेगा, और 6 महीने का मिलेगा, दिसंबर 2023 से लेकर जून 2024 का 6 महीने का मिलेगा। किस रेट से मिलेगा? 9%। तो 9%, और क्या फेस वैल्यू है? 100 रुपए की फेस वैल्यू। तो 9% ऑफ 100 फॉर हाउ मेनी मंथ्स? 6/12। ये मुझे जून 2024 में मिलेगा, ठीक है, क्योंकि जून 2024 में मेरे पास 7,500 डिबेंचर्स बचे हुए हैं। तो 7,500 इंटू 0.09 इंटू 100 इंटू 6/12 कितना आया? 33,750, ठीक है। तो IFOS आ गई 33,750, राइट। तो नाउ दिस इज इक्वल टू 633,750, दिस इज इक्वल टू 633,750। आई होप ये वाली बात आप सब लोगों को समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर है वो है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है ऑप्शन बी।
क्वेश्चन नंबर 4 देखो, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ डिडक्शन अवेलेबल अंडर चैप्टर 6A टू मिस्टर राज फॉर असेसमेंट ईयर 25-26। ठीक है, इनको कितना डिडक्शन मिलेगा? तो दो जगहों पर इन्होंने डोनेशन किया था, एक तो इन्होंने 80G वाला डोनेशन किया था और दूसरा 80GG का डिडक्शन इनको मिल सकता है बिकॉज ही इज लिविंग इन अ रेंटेड अपार्टमेंट एंड ही इज नॉट इन रिसीट ऑफ HRA, राइट। तो अब पहले हम लोग 80G देखेंगे, उसके बाद ही GG देखेंगे। तो 80G में पहले क्या हुआ, यहां पर ये बोला गया है ही मेड a donation of 50,000 rupees to PM CARES fund and donation of 20,000 rupees to Prime Minister's drought relief fund by a check during previous year 24-25। ये काम बहुत अच्छा किया कि चेक से पेमेंट किया है, अगर चेक से डोनेशन किया है तो उसको इसका डिडक्शन मिल जाएगा, राइट। ये जो PM CARES फंड में पैसा डाला जाता है उसका डिडक्शन आपको मिलता है 100% विदाउट एनी क्वालिफाइंग लिमिट, और ये जो प्राइम मिनिस्टर्स ड्रॉट रिलीफ फंड में पैसा डाला जाता है इसमें भी आपको डिडक्शन मिलता है 50% विदाउट एनी क्वालिफाइंग लिमिट। ठीक है, तो आपको 80G का टोटल कितना डिडक्शन हो जाएगा? 80G में आपका टोटल डिडक्शन कितना हो जाएगा? अगर मैं चैप्टर 6A के डिडक्शंस के बारे में बात करूं, अगर मैं चैप्टर 6A के डिडक्शंस के बारे में बात करूं तो 80G में कितने का डिडक्शन मिल जाएगा? 50,000 रुपीज पीएम केयर्स वाला और 20,000 रुपीज वाला पीएम ड्रॉट रिलीफ फंड वाला। तो 70,000 रुपीज, सॉरी 20,000 का यहां पर नहीं मिलेगा ना, इसका 50% मिलेगा तो 10,000। तो मुझे टोटल 60,000 रुपीज का डिडक्शन मिल जाएगा। ठीक है, मुझे टोटल कितने का डिडक्शन मिल जाएगा? मुझे टोटल 60,000 रुपीज का डिडक्शन 80G में मिलेगा। अब मैं 80GG के बारे में बात करता हूं। 60,000 रुपीज का डिडक्शन मुझे मिल गया 80G में। ठीक है, मेरे पास मेरा कोई मकान नहीं है, मैं रेंटेड प्रेमिसेस में रह रहा हूं और मैं रेंट पे कर रहा हूं, मुझे HRA भी नहीं मिल रही है, देन आई कैन क्लेम अ रिडक्शन अंडर सेक्शन 80GG। ठीक है, आई कैन क्लेम अ रिडक्शन अंडर सेक्शन 80GG। इसने कितना रेंट पे किया, क्या है ये? ओके तो 1 नवंबर 2024 से इसने 20-20 हजार रुपए का मंथली रेंट पे करना शुरू किया। तो कितने महीने के लिए इसने रेंट पे किया? नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 5 महीने के लिए इसने रेंट पे किया, यानी टोटल इसने 1 लाख रुपए का रेंट पे किया। जब हम 80GG का रिडक्शन देखते हैं तो हम लोग कहते हैं लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जेम्प्ट, लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखते हैं 5,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से, 5,000 रुपए पर मंथ, तो टोटल 5 महीने थे। ठीक है, तो ये आएगा आपका 25,000, यह आएगा आपका 25,000। उसके बाद आपको क्या करना होगा? रेंट पेड माइनस 10% ऑफ टोटल इनकम। ठीक है, तो रेंट कितना पे किया आपने? रेंट आपने पे किया 1 लाख रुपए माइनस 10% ऑफ टोटल इनकम। टोटल इनकम क्या है? टोटल इनकम एक तो देखो ग्रॉस टोटल इनकम कितनी है। टोटल इनकम का मतलब होता है ग्रॉस टोटल इनकम माइनस सारे डिडक्शंस एक्सेप्ट फॉर 80G, सॉरी एक्सेप्ट फॉर 80GG। ठीक है, तो टोटल इनकम का मतलब, जब हम 80GG में टोटल इनकम के बारे में बात करते हैं तो टोटल इनकम का मतलब क्या होता है? जो भी ग्रॉस टोटल इनकम है वो माइनस ऑल द डिडक्शंस एक्सेप्ट फॉर 80GG। ठीक है, तो 633,750 में से अगर मैं ये 60,000 80G वाला डिडक्शन माइनस कर दूंगा तो मेरे पास आ जाएगा ये, इसकी टोटल इनकम आ जाएगी। तो ये आया 633,750 माइनस 60,000। ठीक है, माइनस 60,000, तो ये कितना आता है? 633,750 माइनस 60,000 का 10% m प्लस 1 लाख डिवाइडेड बाय माइनस दिस, ये आ गया 42,625। ये आया 42,625। ठीक है, व्हाट इज दिस? दिस इज 42,625। एंड फाइनली हम लोगों के पास आती है 25% ऑफ टोटल इनकम, और यहां पर भी टोटल इनकम की डेफिनेशन वही है, ग्रॉस टोटल इनकम माइनस चैप्टर 6A के सारे डिडक्शंस एक्सेप्ट फॉर 80G, एक्सेप्ट फॉर 80GG, राइट। तो ये आया 25% ऑफ 633,750 माइनस 60,000। ठीक है, तो ये कितना आएगा? 633,750 माइनस 60,000 का 25%, दिस कम्स टू 143,438। ठीक है, 143,438। इनमें से जो भी लीस्ट है वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा आपका, मतलब लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग वो डिडक्शन के तौर पर अलाउ हो जाएगा। तो ये कितना है? 25, 42, 143, तो 25,000 रुपए का आपको डिडक्शन यहां पर मिलेगा। ठीक है, टोटल डिडक्शन कितना हुआ? टोटल डिडक्शन हो गया 85,000 रुपीज का। ठीक सर,
टोटल डिडक्शन हम लोगों के पास आ गया है 85,000 रुपीज का। तो 80 जी में 60,000 का डिडक्शन है, 80 जी में 20,000 का डिडक्शन है। टोटल डिडक्शन जो हम लोगों के पास आ गया वो आ गया 85,000 रुपीज का। तो इस वाले क्वेश्चन को अगर हम लोग यहां पर देखें, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ डिडक्शन अवेलेबल अंडर चैप्टर 6A, तो ये आ जाएगा 85,000। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, और उसके बाद आपसे बोला गया है व्हाट इज द टैक्स लायबिलिटी ऑफ मिस्टर राज फॉर असेसमेंट ईयर 25-26। तो एक तरह से बेसिकली ये पूरा बड़ा वाला क्वेश्चन ही हो जाता है, अलग अलग तरीके से ये लोग बात करते हैं। ठीक है, चलिए जी टैक्स लायबिलिटी निकालते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक काम करते हैं, पहले तो टोटल टैक्सेबल इनकम निकालते हैं। तो व्हाट इज द ग्रॉस टोटल इनकम? ग्रॉस टोटल इनकम हम लोगों ने निकाली थी ना, ग्रॉस टोटल इनकम हम लोगों ने निकाली थी 633,750। दिस इज आवर ग्रॉस टोटल इनकम। ठीक है, फिर माइनस चैप्टर 6A के डिडक्शंस 85,000 रुपीज का रिडक्शन कर दिया था। ठीक, 85,000 रुपीज का डिडक्शन हो गया था। तो दिस इज 633,750 माइनस 85,000, 548,750। ठीक है, ये आपकी आई है टोटल इनकम। लेकिन इसमें से 1 लाख रुपए के कैपिटल गेन्स भी है ना, इसमें से 1 लाख रुपए के तो कैपिटल गेन्स भी है। अब उन 1 लाख रुपए के कैपिटल गेन्स में से कुछ लॉन्ग टर्म है, कुछ शॉर्ट टर्म है। ये जो 1 लाख रुपए के कैपिटल गेन्स हैं उनमें से ये वाले कैपिटल गेन्स तो लॉन्ग टर्म है, तो ये जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स है इस पर लॉन्ग टर्म वाला रेट लगेगा। और क्योंकि ये 23 जुलाई 25 से पहले, सॉरी 23 जुलाई 24 से पहले बिके, तो इस पर लॉन्ग टर्म वाला रेट लगेगा 20% का। और ये वाले जो है वो तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स है, तो क्योंकि ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है ना, तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो है वो अपनी इनकम के साथ, नॉर्मल इनकम के साथ ही स्लैब रेट्स में टैक्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये हम लोग यहां पर 20% के रेट से टैक्स लगाएंगे ऑन दिस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ डिबेंचर 62,500 रुपीज। ठीक है, तो अभी यहां पर हम लोग करेंगे टैक्स ऑन LTCG ऑफ 62,500 एट द रेट ऑफ 20%। तो नाउ दिस इज व्हाट, दिस इज 62,500 का 20%, ये आता है आपका 12,500। ठीक है, ये क्या आया? ये आया आपका 12,500। बैलेंस आपका कितना अमाउंट बचा? आपकी भी टैक्सेबल इनकम कितनी है? 548,750 है, इसमें से 62,500 माइनस कर दो, ये बैलेंस आ जाएगा। ऑन बैलेंस ऑफ 548,750 minus 62,500, this is 486,250। अब इसमें भी फर्स्ट 2,50,000 पर, फर्स्ट 2,50,000 रुपीज पर नील। ठीक है, देन फ्रॉम 2,50,001 टू 486,250, इसका 5%, 11,813। 11,813 प्लस 12,500, यह है 24,313। सरचार्ज कुछ है नहीं, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगा दो, 972.52, 973। 24,313 प्लस 973, दिस इज 25,286। 25,286 को जब हम लोग राउंड अप करेंगे मल्टीपल्स में, इन द मल्टीपल्स ऑफ 10, तो दिस विल बी 25,290। ठीक है, दिस विल बी 25,290, दिस विल बी योर आंसर। सबको समझ में आ गया? बोलो निश्चय फॉरएवर। ठीक है, तो 25,290 ऑप्शन ए इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इनकम टैक्स वाली केस बेस्ड एमसीक्यू जो है ये हम लोगों का यहां पर हो चुका है। 38 मिनट्स लग गए, आप सोचो, राइट। तो इनकम टैक्स का केस बेस्ड एमसीक्यू यहां पर हो चुका है, तो इसलिए मैं आप लोगों को सिर्फ केस बेस्ड एमसीक्यू से डिस्कस करवा रहा हूं, क्योंकि उन्हीं में इतना सारा टाइम लग जाएगा, राइट। तो बाकी जो भी क्वेश्चंस हैं उनका तो सब्जेक्टिव थियोरेटिकल एक्सप्लेनेशन भी दिया है, पूरा डिस्क्रिप्टिव एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, लेकिन केस बेस्ड एमसीक्यूज का पता नहीं लोग क्यों नहीं देते। ठीक है, तो चलिए हम करा देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब ये तो हो गया, अब हम जीएसटी की केस बेस्ड एमसीक्यू पर आते हैं। ठीक है, जीएसटी के केस बेस्ड एमसीक्यू पर आ जाते हैं। ये रहा आपका गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट और ये रहा आपका केस सिनेरियो। तो यहां पर भी मैं इसको चेंज कर लेता हूं, ये ठीक है, यहां पर भी मैंने ये चेंज कर लिया। ठीक, अब आओ जीएसटी का केस बेस्ड एमसीक्यू हम लोग यहां पर देखते हैं। देखो,
Sambhav Limited, a company registered under GST and engaged in manufacturing and e-commerce operations, operates in multiple states across India. ठीक है, तो ये मैन्युफैक्चरिंग भी करती है और ई कॉमर्स ऑपरेटर भी है। ठीक है, ये मैन्युफैक्चरिंग भी करती है और ई कॉमर्स ऑपरेटर भी है। The company procures raw materials from various suppliers and supplies finished goods both domestically and internationally. तो ये अलग अलग जगहों से सामान खरीदती है और finished goods बनाती है और उसके बाद domestically भी प्रोवाइड करती है, इंटरनेशनली भी। It also acts as an e-commerce operator, facilitating third-party transactions as well as supplying goods and services on its own account through its portal round the clock. ठीक है, 24 घंटों का इसका एक ई कॉमर्स पोर्टल भी है जहां पर ये अपना सामान भी बेचती है और लोगों का सामान भी बेचने में मदद करती है। ठीक है, तो ये एक ऐसी ईसीयू है जैसे अमेजॉन है। ठीक है, अब अमेजॉन पर सुचित्रा प्रकाशन ने बुक्स लिस्ट करा रखी है और अमेजॉन खुद भी खरीद के बेचता है, तो अमेजॉन अपनी तरफ से भी दे रहा है और अमेजॉन सुचित्रा प्रकाशन और कस्टमर को मैच भी करवा रहा है। ड्यूरिंग इट्स फाइनेंशियल रिव्यू, द मैनेजमेंट ऑफ संभव लिमिटेड ऑब्जर्व द फॉलोइंग। ठीक है, अब यहां पर रिव्यू हुई और मैनेजमेंट ने क्या क्या ऑब्जर्व किया, देखो। द कंपनी डिसकंटिन्यूड इट्स ऑपरेशंस इन द स्टेट ऑफ आसाम फ्रॉम 15th of December। तो आसाम से इसने 15th December से अपने ऑपरेशंस को डिसकंटिन्यू कर लिया था। The online application for cancellation of registration was furnished from 5th on January। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन कि भाई किस चीज की रजिस्ट्रेशन को कैंसिल कर दो, तो इसकी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कब डाली, 5th January को डाली। द रजिस्ट्रेशन वॉज सस्पेंडेड फ्रॉम द सेम डे। अच्छा, उसी दिन से रजिस्ट्रेशन को सस्पेंड कर दिया गया, बहुत ही अच्छी बात है। फर्दर, ऑर्डर फॉर कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन वॉज पास ऑन 2nd February। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ कैंसिलेशन कब पास हुआ, 2nd February को हुआ। Wherein the registration was cancelled with effect from 31st January। अच्छा, 2 दिन पहले ही आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल भी हो चुका था। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ कैंसिलेशन 2nd February को पास किया गया जहां पर लिखा हुआ था कि भाई देखो 31 जनवरी से तुम्हारा रजिस्ट्रेशन कैंसिल्ड माना जाएगा। ऑलराइट, फिर आगे। The company paid an amount of 5 lakh rupees amount along with the tax payable thereon to its supplier Rudraksh Enterprises। कंपनी ने पे किया, कितना पे किया, 5 लाख रुपया पे किया। किसको पे किया, अपने सप्लायर रुद्राक्ष एंटरप्राइजेस को पे किया। Pursuant to the statement of dispute in December month of the current financial year। कब दिया, दिसंबर में दिया। ठीक है, क्यों दिया, क्योंकि कुछ तो डिस्प्यूट चल रहा था। राइट, तो अब ये जो कंपनी है, क्या नाम है इस कंपनी का, संभव लिमिटेड। ठीक है, अब संभव लिमिटेड ने क्या किया, संभव लिमिटेड ने 5 लाख रुपए अपने किसी एक सप्लायर को दिए, मतलब उस सप्लायर से संभव लिमिटेड ने माल खरीदा रहा होगा। ठीक है, उस सप्लायर से संभव लिमिटेड ने माल खरीदा रहा होगा। राइट, और जब माल खरीदा था तो अब इस पे क्या करना है, इस पर इसका पेमेंट करना था। पेमेंट नहीं किया हुआ था क्योंकि डिस्प्यूटेड अमाउंट था। पेमेंट नहीं किया हुआ था क्योंकि डिस्प्यूटेड अमाउंट था। ठीक है, तो द कंपनी हैड अर्लियर रिवर्स द आईटीसी रिलेटेड टू सप्लाई रिसीव फ्रॉम रुद्राक्ष एंटरप्राइजेस ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन एंड टैक्स अमाउंट। तो यहां पर एक रूल ये होता है ना कि अगर आपने कहीं से सामान खरीदा है और आप उसको 180 दिन तक पेमेंट नहीं करते हो, तो उससे खरीदे हुए सामान पर अगर आपने आईटीसी ले लिया है तो वो 180 दिन के बाद वाला जो भी टाइम आएगा जब भी आपको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा, तो आपको इस आईटीसी को रिवर्स करना पड़ेगा। लेकिन हाँ, अगर बाद में पेमेंट आप कर देते हो, डिस्प्यूट वगैरह सॉल्व हो जाते हैं, तो जब भी आप उसको पे करोगे उसके बाद आप सेम आईटीसी का क्रेडिट का रिवर्सल, मतलब सेम आईटीसी का क्रेडिट आप फिर से ले सकते हो। ठीक है, और ये जब आप पहले आपने कोई आईटीसी रिवर्स किया, उसके बाद फिर से आप उसका आईटीसी का क्रेडिट ले रहे हो, तो यहां पर सेक्शन 16(4) वाली लिमिट अप्लाई नहीं करती। सेक्शन 16(4) वाली लिमिट क्या है कि किसी भी एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में अगर कोई भी आपकी इनवॉइस है तो उस पर पे किए हुए जीएसटी का आप आईटीसी कब तक ले सकते हो, अगले साल की 30th नवंबर तक, या फिर डेट ऑफ फाइलिंग द एनुअल रिटर्न व्हिचएवर इज अर्लियर। ठीक है, लेकिन यहां पर एक और चीज डाली गई थी कि अगर आपने कुछ सामान खरीदा, उसका पेमेंट आपका पेंडिंग है। पेमेंट क्यों पेंडिंग है, फॉर व्हाटएवर रीजन पेमेंट पेंडिंग है, 180 दिन तक आपने पेमेंट नहीं किया। अगर 180 दिन तक पेमेंट नहीं किया तो तुरंत उसके बाद आपको अपना आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा। उसके बाद अगर आपने पे कर दिया, तो फिर आप आईटीसी दोबारा ले सकते हो, और यहां पर सेक्शन 16(4) की लिमिट भी अप्लाई नहीं होती है। ठीक है, ऑलराइट, तो यहां पर क्या हो रहा है, The company paid an amount of 5 lakh rupees along with the tax payable thereon to its supplier Rudraksh Enterprises pursuant to the settlement of dispute in December month of the current financial year। तो current financial year के दिसंबर में पे किया क्योंकि dispute settle हुआ। The company had earlier reversed the ITC related to supply received from Rudraksh Enterprises due to non-payment of consideration and tax amount। तो क्योंकि ये संभव ने रुद्राक्ष को 5 लाख रुपए नहीं पे किए हुए थे, तो उस पर जितना भी जीएसटी वगैरह बन रहा था वो संभव ने सब रिवर्स करवा दिया। Invoice was issued by Rudraksh Enterprises in the month of September of the previous financial year। तो जो पिछला फाइनेंशियल ईयर था उसके सितंबर में ये इनवॉइस जनरेट की गई है। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, पिछले साल के सितंबर में इनवॉइस जनरेट हुई, इसका आईटीसी कब तक ले सकते हैं, इस साल के
30th नवंबर या फिर डेट ऑफ फाइलिंग द रेलेवेंट एनुअल रिटर्न विच एवर इज अर्लियर। ठीक है, पिछले साल के सितंबर में फाइल हुई, लेकिन इनका एक एक्सेप्शन था, सेक्शन 16(4) का एक्सेप्शन है। और सेक्शन 16(4) का क्या एक्सेप्शन है कि अगर मैं पेमेंट नहीं कर रहा हूं अपने सप्लायर को और उस वजह से मैंने आईटीसी को रिवर्स किया और फिर जब भी मैंने अपने सप्लायर को पेमेंट किया फिर मैं इस आईटीसी का क्रेडिट ले सकता हूं इररिस्पेक्टिव ऑफ द टाइम लिमिट एक्सपिरेशन ऑफ सेक्शन 16(4). अगर सेक्शन 16(4) की लिमिट एक्सपायर भी हो जाती है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, आगे देखिए, द कंपनी प्रोवाइडेड अकोमोडेशन सर्विसेज टू गवर्नमेंटल एजेंसी ऑफ गुजरात रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी ओनली इन द स्टेट ऑफ गुजरात इन इट्स ओन होटल लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ राजस्थान। Accommodation services were provided for the stay of employees of the governmental agency of Gujarat who had to attend a training program organized by the central government. The total amount charged by the company for such service was 25 lakh rupees. ठीक है, तो सर्विस टू गवर्नमेंट हो गया। Alright. During the month of January, Damdam Limited supplied goods worth 75 lakh rupees through the company's e-commerce platform. Out of this supply, the goods amounting to 15 lakh rupees were returned in January. Further, the company also supplied its own products amounting to 20 lakh rupees through an e-commerce platform in the said month. Amount of hotel accommodation services supplied through its e-commerce portal by hotel owners not required to obtain registration under GST in terms of section 22(1) amounted to 20 lakh rupees for the month of January. बहुत ज्यादा ये वाला पैराग्राफ समझ में नहीं आया, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, मैंने आपको पहले भी बोला है कि जब भी आपको ये समझ में ना आए, एकदम से समझ में ना आए, तो उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, लोड ही मत लो, आगे चलो। ठीक है, the company also completed a project for the construction of road taxable under GST for a governmental agency on 31st December. Total time taken for completion of project was more than 13 months. As per the contract signed with such agency, the last tranche of payment of 25% of the total contract value was linked to the date of issuance of completion certificate by the government engineer. The completion certificate was issued by the government engineer on 15th January. However, the invoice for such supply was issued on 5th February and payment was received on 20th February by the company. Based on the facts of the case scenario given above, choose the most appropriate answers to question numbers 1 to 5 below. आप लोग फटाफट से कर दो वीडियो को लाइक। ठीक है, आप लोग फटाफट से वीडियो को लाइक करेंगे, आप लोग वीडियो को लाइक करेंगे और कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट करेंगे बूम। सर अभी काहे का बूम? अभी तो हमारे दिमाग का बूम बूम हो रहा है। ठीक है, ये पता नहीं क्या ही अजीब सा केस बेस एमसीक्यू आ गया, हमारे दिमाग का बूम बूम हो रहा है अभी तो है। इसमें क्या ही हम लोग कहां क्या बूम करें इसमें। ठीक, कोई बात नहीं, अभी एकदम सब सही हो जाएगा, सब सॉर्ट हो जाएगा। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन जो यहां पर पूछा गया है वो क्या पूछा है? बेस्ड ऑन द फैक्ट्स ऑफ द केस सिनेरियो गिवन अबव, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। ये हो गया, व्हाट इज द ड्यू डेट फॉर फाइलिंग द फाइनल रिटर्न इन द स्टेट ऑफ आसाम। ठीक है, आसाम का रजिस्ट्रेशन इन्होंने कैंसिल करवाया था, रिमेंबर, आसाम का रजिस्ट्रेशन इन्होंने कैंसिल करवाया था। ये देखो, द कंपनी डिसकंटिन्यूड इट्स ऑपरेशन इन द स्टेट ऑफ आसाम फ्रॉम 15th of December. Online application for cancellation of registration was furnished on 5th of January. Registration was suspended on the same day. Further, the order of cancellation of registration was passed on 2nd of February, wherein the registration was cancelled with effect from 31st of January. ठीक है, अब हमें बताना है कि फाइनल रिटर्न इसको कब तक फाइल करना पड़ेगा। तो फाइनल रिटर्न इसको फाइल करना पड़ता है विद इन 3 months। फाइनल रिटर्न इसको फर्निश करना होता है फॉर्म जीएसटीआर 10 में विद इन 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ कैंसिलेशन और द डेट ऑफ ऑर्डर ऑफ कैंसिलेशन विच एवर इज लेटर। ठीक है, फ्रॉम आइदर द डेट ऑफ कैंसिलेशन और फ्रॉम द ऑर्डर ऑफ कैंसिलेशन विच फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर ऑफ कैंसिलेशन विच एवर इज लेटर। तो यहां पर रजिस्ट्रेशन कैंसिल हुआ है 31st जनवरी को, ऑर्डर ऑफ कैंसिलेशन हुआ है 2nd of February को। तो 2nd February के 3 महीने के अंदर अंदर फाइनल रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। ठीक है, 2nd February के 3 महीने के अंदर अंदर फाइनल रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। विद इन 3 months फ्रॉम 5th January, नो। विद इन 3 months फ्रॉम 31st January, नो। विद इन 3 months फ्रॉम 2nd February, यस। ऑप्शन सी इज योर आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आ गया ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आ गया ऑप्शन सी। ठीक है, अब यहां पर देखो नेक्स्ट, which of the following statements is correct in relation to the re-availment of the input tax credit that has been reversed earlier upon payment of disputed amount by the company to Rudraksh Enterprises? तो इसके बारे में हम लोगों ने बात की थी कि अगर आपने कोई क्रेडिट रिवर्स कर दिया था और उसके बाद पेमेंट के बाद आप री-अवेल कर रहे हो इस क्रेडिट को, तो उसमें कोई टाइम लिमिट नहीं है, 16(4) वाली टाइम लिमिट का रिस्ट्रिक्शन अप्लाई नहीं करेगा। The company could have re-availed the ITC only up to 30th of November of the previous financial year, no. The company could have re-availed the ITC only up to 30th November of the current financial year, no. The company could have re-availed the ITC only up to the end of the previous financial year, only up to the end of the previous financial year, no. ITC can be re-availed without any time limit after making the payment of disputed amount along with the tax payable thereon to Rudraksh Enterprises. Option D is your answer.
ठीक है, ऑप्शन डी जो है ये आपका आंसर आ चुका है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, the amount of tax to be deducted at source under GST law by governmental agency of Gujarat is, all right, so you are supplying a service to Gujarat, ठीक है, you are supplying a service to Gujarat, गुजरात की गवर्नमेंटल एजेंसी, और गुजरात की गवर्नमेंटल एजेंसी अब आपको पैसे दे रही है, तो गुजरात की गवर्नमेंटल एजेंसी अगर आपको पैसे देगी तो उस पर टीडीएस काटेगी सेक्शन 51 के अंदर, ठीक है, तो उस पर सेक्शन 51 के अंदर गुजरात की गवर्नमेंट टीडीएस काटेगी। अब गवर्नमेंटल एजेंसी टीडीएस तभी काटती है अगर पहली बात सप्लायर रजिस्टर होना चाहिए, सप्लायर रजिस्टर्ड होना चाहिए, और लोकेशन ऑफ सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लाई डिफरेंट स्टेट्स में होने चाहिए, ठीक है, लोकेशन ऑफ सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लाई डिफरेंट स्टेट्स में होने चाहिए। पहली बात तो सप्लायर रजिस्टर्ड होना चाहिए, और दूसरा लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई डिफरेंट स्टेट में होने चाहिए, तभी सरकार जो है वो टीडीएस काटेगी, ठीक है। अब यहां पर अगर हम लोग देखें तो व्हाट इज द लोकेशन ऑफ द सप्लायर, लोकेशन ऑफ सप्लायर इज, लोकेशन ऑफ सप्लायर, ओके ये रहा, यहां पर देखते हैं, द कंपनी प्रोवाइडेड अकोमोडेशन सर्विसेज टू गवर्नमेंटल एजेंसी ऑफ गुजरात registered under GST only in the state of Gujarat, okay, in its own hotel located in the state of Rajasthan, all right, so ये जो संभव लिमिटेड है ये कहां पर रजिस्टर्ड है, जो होटल की लोकेशन है वो संभव लिमिटेड वहां पर रजिस्टर्ड होगा ना, तो ये राजस्थान में, ठीक है, ये राजस्थान में है। अब यहां पर होटल वाली सर्विसेज दी गई हैं, ठीक है, होटल वाली सर्विसेज दी हैं, अगर होटल वाली सर्विसेज दी हैं तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगी, सेक्शन 12(3) के हिसाब से प्लेस ऑफ सप्लाई विल आल्सो बी राजस्थान, तो लोकेशन ऑफ सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लाई तो सेम स्टेट हो गए ना, इंट्रा स्टेट सप्लाई होगी ना, ठीक है। आई होप आपको बात समझ में आ रही है। यहां पर लोकेशन ऑफ सप्लायर इज व्हाट, या लोकेशन ऑफ सप्लायर इज राजस्थान, और क्योंकि यहां पर ये होटल वाली सर्विसेज है, होटल वाली सर्विसेज है, तो होटल वाली सर्विसेज के लिए प्लेस ऑफ सप्लाई भी क्या होगा, प्लेस ऑफ सप्लाई विल आल्सो बी राजस्थान, तो लोकेशन ऑफ सप्लायर प्लेस ऑफ सप्लाई डिफरेंट स्टेट्स में तो है नहीं, लोकेशन ऑफ सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लाई सेम स्टेट्स में, तो क्योंकि लोकेशन ऑफ सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लाई सेम स्टेट में है और रेसिपिएंट किसी दूसरे स्टेट में, रेसिपिएंट कहां पर है, रजिस्टर्ड इन द स्टेट ऑफ गुजरात, तो लोकेशन ऑफ सप्लायर प्लेस ऑफ सप्लाई सेम स्टेट में, ये जो रेसिपिएंट है ये किसी दूसरे स्टेट में रजिस्टर्ड है, ठीक है, ये किसी दूसरे स्टेट में रजिस्टर्ड है, तो इस वाली सप्लाई पर टीडीएस नहीं लगता है, ठीक है, इस वाली सप्लाई पर टीडीएस नहीं काटा जाएगा। तो क्योंकि इस वाली सप्लाई पर टीडीएस नहीं काटा जाएगा, इसलिए अब हम लोग देखते हैं इसका आंसर हो जाएगा निल। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी निल, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विच इज निल, राइट। अब आप देखो नेक्स्ट, amount of tax to be collected at source by the company under the GST law during January is dash, ignore bifurcation of CGST, ST, IGST, ठीक है। अब कितना टीसीएस इसको कलेक्ट करना है, देखो बड़ा भारी इसका वो ईसीओ वाला बिजनेस है, इसका बहुत भारी ईसीओ वाला बिजनेस है, ठीक है, इसका बड़ा भारी ईसीओ वाला बिजनेस है। तो अब देखो सेक्शन 52 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट क्या कहता है कि आपको 0.5% के रेट से सीजीएसटी 0.5% का सीजीएसटी नहीं, आपको 0.5% के रेट से जीएसटी चार्ज करना पड़ेगा, 0.25% सीजीएसटी, 0.25% एसजीएसटी, या फिर 0.5% आईजीएसटी, राइट। तो यहां पर आपको टीसीएस कलेक्ट करना पड़ेगा किस पर, ऑन नेट वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाईज मेड थ्रू ईसीओ एक्सक्लूडिंग ओन सप्लाईज, ठीक है, अपनी जो भी आपने सप्लाई की उसको हटाओ, आपने दूसरों की जितनी भी सप्लाई ईसीओ के थ्रू करवाई उसकी जो भी नेट सप्लाई है, मतलब जो भी आउटवर्ड सप्लाई है माइनस जो भी सेल रिटर्न है वो, ठीक है, तो सेल रिटर्न करने के बाद जो भी नेट टैक्सेबल सप्लाईज होती हैं उस पर टीसीएस लगता है, ठीक है। आओ देखते हैं इसने ईसीओ के थ्रू कौन कौन सी सर्विसेज दी हैं। देखो सबसे पहले ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जनवरी दमदम लिमिटेड सप्लाइड गुड्स वर्थ 75 लाख रुपीस थ्रू कंपनीज ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, आउट ऑफ दिस सप्लाई द गुड्स अमाउंटिंग टू 15 लाख रुपीस वर रिटर्न इन जनवरी, ठीक है। तो अब यहां पर क्या हुआ, 75 लाख माइनस 15 लाख, यही तो नेट वैल्यू ऑफ सप्लाई है, ये नेट वैल्यू ऑफ सप्लाई है, यस। दमदम लिमिटेड ने, किसी थर्ड पार्टी ने आपका ईसीओ यूज करके गुड्स सेल किए, 75 लाख माइनस 15 लाख, कितना आया, 60 लाख रुपीस आया, इसका 0.5% कितना आया, 30,000 रुपीस, तो इस पर जीएसटी आएगा, इस पर टीसीएस लगेगा, इस पर टीसीएस लगेगा 30,000, इस पर टीसीएस लगेगा 30,000। आगे देखो, further the company also supplied its own products amounting to 20 lakh rupees to the e-commerce platform in the said month, तो own products पर तो टीसीएस लगता नहीं है, तो इस पर कोई जीएसटी कोई टीसीएस नहीं लगेगा। amount of hotel accommodation services supplied through its e-commerce portal by hotel owners not required to obtain registration under GST amounted to 20 लाख रुपीस, तो अगर कोई दूसरा होटल ओनर आपके ईसीओ के थ्रू होटल वाली सर्विसेज दे रहा है
और वो जो दूसरा होटल ओनर है ही इज नॉट लाइबल टू गेट हिमसेल्फ रजिस्टर्ड, तो आपको इन सर्विसेज पर टीसीएस नहीं काटना होता है। ठीक है, अगर कोई दूसरा होटल का ओनर आपका ईसीओ यूज करके होटल वाली सर्विसेज दे रहा है तो आपको टीसीएस नहीं काटना होता है। कब नहीं काटना होता है? इफ द पर्सन जिसका होटल है जो आपके ईसीओ के थ्रू सर्विसेज दे रहा है वो बंदा अनरजिस्टर्ड है तो। ठीक है, वो बंदा अनरजिस्टर्ड है या दैट बंदा इज नॉट लायबल टू गेट हिमसेल्फ रजिस्टर्ड, राइट। तो अब यहां पर क्वेश्चन में साफ साफ दिया हुआ है कि द अमाउंट ऑफ होटल अकोमोडेशन सर्विसेज supplied through its e-commerce portal by hotel owners not required to obtain registration under GST amounted to 20 लाख रुपीस। ठीक है, तो जिन होटल ओनर्स ने आपके ईसीओ के थ्रू होटल वाली सर्विसेज दी हैं, दोज होटल ओनर्स वर नॉट रिक्वायर्ड टू गेट देमसेल्व्स रजिस्टर्ड, एंड इफ दे वर नॉट रिक्वायर्ड टू गेट देमसेल्व्स रजिस्टर्ड यू नीड नॉट कलेक्ट टैक्स एट सोर्स। आपको टीसीएस लगाने की कोई जरूरत नहीं है, तो ये भी आ जाएगा जीरो। टोटल आपका 30,000 रुपीज का टीसीएस यहां पर लगेगा। ठीक है, टोटल 30,000 रुपीज का टीसीएस यहां पर लगेगा। क्वेश्चन नंबर 4 आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राइट। अब हम लोग आगे बात करते हैं। व्हाट इज द लास्ट डेट फॉर इशुएंस ऑफ इनवॉइस इन रिलेशन टू कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड बाय कंपनी फॉर द लास्ट ब्रांच ऑफ पेमेंट रिसीव्ड। ठीक है, तो अब यहां पर ये कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस है रोड कंस्ट्रक्शन वाली, तो कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विसेज के केस में आपको इनवॉइस कब इशू करनी होती है? अगर कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन है तो डेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, अगर कॉन्ट्रैक्ट में नहीं मेंशन है तो डेट ऑफ पेमेंट, जब भी पेमेंट मिल रहा है वो, या फिर इफ द पेमेंट इज लिंक्ड टू कंप्लीशन ऑफ एन इवेंट, तो जब वो इवेंट कंप्लीट हो जाएगा दैट विल बी द टाइम, दैट विल बी द लास्ट डेट ऑन व्हिच द इनवॉइस शुड हैव बीन इशूड। ठीक है, तब तक इनवॉइस इशू हो जानी चाहिए। तो अब लास्ट ब्रांच ऑफ पेमेंट का देखते हैं यहां पर क्या है। The company also completed a project for the construction of road taxable under GST for a governmental agency on 31st December. Total time taken for the completion of project was more than 13 months. As per the contract signed with such agency, last tranche of payment of 25% of the total contract value was linked to the date of issuance of completion certificate by the government engineer. Completion certificate was issued by the government engineer on 15th of January. ठीक है, 15th of January. ठीक है, तो अब अगर कंप्लीशन सर्टिफिकेट 15th ऑफ जनवरी को मिल गया तो आपको इनवॉइस कब तक इशू कर देनी चाहिए थी? आपको इनवॉइस 15 जनवरी तक इशू कर देनी चाहिए थी। ठीक है, इनवॉइस आपको 15 जनवरी तक इशू कर देनी चाहिए थी। 15 जनवरी, ऑप्शन बी इज योर आंसर। ठीक है, 15 जनवरी ऑप्शन बी जो है ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, और इसी के साथ हम लोगों की जीएसटी का जो केस बेस्ड एमसीक्यू है वो भी यहां पर आकर कंप्लीट हो जाता है, राइट। बची हुई आरटीपी के जो भी क्वेश्चंस हैं उनको आप लोग देख लेना, और अगर मान लो कोई डाउट आता है आप लोगों को तो आप 8447757167 पर मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। ठीक है, आप इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, लेकिन आपको जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था ना रिविजनरी सीरीज के बारे में, तो आप एक बार रिविजनरी सीरीज देखोगे जब, तो रिविजनरी सीरीज के थ्रू भी आपको बहुत हेल्प मिलेगी। ठीक है, आपको टैक्सेशन की जो रिविजनरी सीरीज है ना उसके थ्रू भी आपको बहुत हेल्प मिलेगी, तो वो आप लोग एक बार जरूर चेकआउट कर लेना। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में तो नहीं है लेकिन मैंने आपको दिखा दिया है, मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डलवा दूंगा, बट अगर नहीं भी होता है तब भी मैंने आप लोगों को दिखा दिया है, स्टार्टिंग में मैंने आपको दिखा दिया, तो मैं एक बार फिर से दिखा देता हूं। आपको सिंपली क्या करना है, एकाग्रता सीए के यूट्यूब चैनल पर जाना है, आपको एकाग्रता सीए के यूट्यूब चैनल पर जाना है और यहां पर आपको प्लेलिस्ट में सर्च करना है। प्लेलिस्ट पे जैसे आप आओगे तो यहां पर आप लोगों को रिविजनरी सीरीज दिख जाएगी ये वाली। ठीक है, इस पे आपको सारे के सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे। डन, एंड दैट्स इट, दिस वाज योर स्पेशल आरटीपी सैटरडे। ठीक है, बाकी क्वेश्चंस आरटीपी के जरूर कर लेना, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर, अपना ध्यान रखो, बाय बाय।